पुतिन के एक फैसले ने वॉर्सो, लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तनाव को बढ़ा दिया है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर रिवने पर मिसाइल अटैक किया है। हमला नाकाम रहा, लेकिन मिसाइल से मिले परमाणु वॉरहेड से पूरे यूरोप में दहशत फैल गई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर कम तीव्रता वाले परमाणु हमले का प्लान तैयार कर लिया है। रिवने पर दागी गई मिसाइल में एक डमी वॉरहेड लगाकर परमाणु अभ्यास किया गया है। पुतिन ने परमाणु हमले से पहले नाटो के साथ महासंग्राम की तैयारी भी पूरी कर ली है। देखिए क्या है पुतिन का परमाणु प्लान और कैसे रिवने पर परमाणु हमले का अभ्यास करने के बाद विश्व युद्ध का अलार्म बज उठा है। Совместным действием. Совместным действием готов. Внимание, что... मार्च को यूक्रेन पर मंडराते परमाणु बॉम्बर से हुए हमलों से विनाश के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं। इन संकेतों का सबूत है मिसाइल के ये टुकड़े। ये टुकड़े इस बात का प्रमाण है कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली। 31 मार्च को रूस के परमाणु बॉम्बर हमले का अभ्यास कर चुके हैं। कैलिनिनग्राड में रूस के बाल्टिक बेस से परमाणु बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। करीब 600 किलोमीटर की उड़ान के बाद ये बॉम्बर यूक्रेन के रिनवे शहर पहुंचे और यहां मिसाइल हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने परमाणु बॉम्बर से दागी गई मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल 27 से इंटरसेप्ट कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ रूसी मिसाइल के टुकड़े रिनवे के जंगल में गिरे। इन मिसाइल के टुकड़ों को एरोस्पेस फोर्सेस ने इकट्ठा किया और लैब ले जाया गया। मिसाइल के टुकड़ों की जांच में पता चला कि मिसाइल के अंदर एक परमाणु बम की डमी थी। यूक्रेनी फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूस का न्यूक्लियर डमी हथियार भी दिखाया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि यह Kh-55 क्रूज मिसाइल का वॉरहेड है। रूस जिन मिसाइलों और वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत विनाशक है। जो वॉरहेड यूक्रेन की सेना ने दिखाया उसे थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन पर रूस लगातार मिसाइल हमले कर रहा है और 2022 से अब तक तीसरी बार यूक्रेन को रूस का न्यूक्लियर डमी वॉरहेड मिला है। खास बात यह है कि Kh-55 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूस की Kh-55 SM कैलिबर क्रूज एक स्ट्रैटेजिक सबसोनिक मिसाइल है। ये रूसी सेना की पहली क्रूज मिसाइल कही जाती है, यानी बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसको खास तौर पर परमाणु हमले के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो। रूस की Kh-55 SM कैलिबर क्रूज मिसाइल 1987 में विकसित की गई थी। इस मिसाइल की ताकत और रेंज बढ़ाने के लिए इसमें अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए थे। अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने के बाद इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक हो गई। यह मिसाइल 410 किलोग्राम तक का परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। रूस का मिसाइल हमला भले ही नाकाम रहा, लेकिन अगर वॉरहेड डमी के बजाय असली होता तो इंटरसेप्ट होने पर भी न्यूक्लियर विस्फोट तय था।
रूस तीसरी बार यूक्रेन पर परमाणु हमले का अभ्यास कर चुका है और यूक्रेन के एक पूर्व नेता ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि रूस बहुत जल्द परमाणु हमला करने वाला है। ये है यूक्रेन के पूर्व राजनेता विक्टर मेदवेदेव। ये यूक्रेन से निर्वासित हैं, रूस में रहते हैं। विक्टर ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं छोड़ते तो परमाणु हमला होने ही वाला है। Vladimir Vladimirovich Putin। पुतिन अपने राष्ट्रीय संबोधन में भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन विजय नहीं हुई तो विनाश का द्वार खोलना तय है। राष्ट्रपति पुतिन के पास यूक्रेन पर परमाणु हमला करना ही अंतिम विकल्प बचा है। जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक रूस कम तीव्रता का परमाणु हमला कर सकता है, यानी Kh-55 मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन विरोधी गुट से डर्टी बम हमला कराया जा सकता है या फिर यूक्रेन के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट कराया जा सकता है। रूस का यह हमला 2 महीने बाद होने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार का कार्यकाल 2 महीने से भी कम बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की प्रशासन यूक्रेन में चुनाव नहीं कराएगा। चुनाव न होने की सूरत में यूक्रेन सरकार की वैधता खत्म हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन सरकार के हमलों को रूस आतंकी हमलों की श्रेणी में रखेगा। इन हमलों के जवाब में रूस परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR की रिपोर्ट है कि रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल का बड़ा जखीरा जमा किया है। जल्दी इनसे यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। रूस Kh-55 और Kh-101 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले करेगा। रूस ने नौसेना और थल सेना के जरिए हमले का प्लान बनाया है। इन क्रूज मिसाइलों से कम तीव्रता वाले परमाणु हमले की आशंका भी है। परमाणु हमले से पहले पुतिन ने महासंग्राम की तैयारी भी कर ली है। रूस में सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान शुरू होने जा रहा है। पुतिन ने रूस में 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती का राज्यादेश जारी कर दिया है। 18 से 30 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। पहले यह आयु सीमा 27 से 30 साल तक थी। पुतिन जानते हैं कि कम तीव्रता वाले परमाणु हमले के बाद लंबी जंग लड़नी होगी, इसीलिए बड़ी तादाद में युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन विजय के लिए नेटो से सीधे युद्ध की तैयारी कर ली है और पुतिन की इस तैयारी से पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर के सायरन बजने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ यूक्रेन पर हमले, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में युद्ध की तैयारी। पुतिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें पश्चिमी देशों को फंसाने की तैयारी है। पुतिन का प्लान है, अगर यूक्रेन की मदद करने नाटो देश युद्ध में उतरते हैं तो रूस मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देगा। रूस ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। जिस गोलन हाइट्स पर इजराइल ने सालों से कब्जा किया हुआ था, उसी गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर रूसी ध्वज लहरा रहा है। मिडिल ईस्ट में रूस की धमाकेदार एंट्री से पेंटागन की नींद भी उड़ गई है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, अरब में अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए पुतिन के कौन सा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। पुतिन ने ठान लिया है, अब नेटो को तबाह करके ही दम लेना है। फिर इसके लिए युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट तक ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। इसके लिए पुतिन ने एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर नेटो यूक्रेन की मदद करता रहेगा तो पुतिन मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। यानी युद्ध अब 2 मोर्चों पर लड़ा जाएगा। एक तरफ यूक्रेन से भीषण जंग, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में रूसी विध्वंस, जहां इजराइल और अमेरिका से टकराने के लिए हूती हिजबुल्लाह को रूस ने समर्थन दे दिया है।
2 दिन पहले रूस ने लाल सागर में अपना युद्धपोत भेजकर खुला ऐलान कर दिया कि वो ईरान और उसके समर्थित संगठनों के साथ मिलकर अमेरिका से टकराने को तैयार है। रूस ने सीरिया में विद्रोही गुटों को समर्थन देकर गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर कब्जा करके बता दिया कि वो अमेरिका के दोस्त इजराइल को भी नहीं बख्शने वाला। रूस के ऐलान के बाद होती के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने इजरायली शहरों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। इजरायली शहर इलात पर होती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की। यह उसी का वीडियो है। इलात में मौजूद नेवल बेस की इमारत में ड्रोन गिरा। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरी। जिस मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया वो होती को ईरान या फिर रूस से मिली बताई जा रही है। अभी तक हमास और हिजबुल्ला इजराइल को दहला रहे थे, लेकिन ये इजराइल पर होती का अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इस हमले पर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि रात में एक चमकती चीज इलात की खाड़ी में गिरी। संभवतः वो कोई ड्रोन भी हो सकता है। उसके हमले में एक इमारत का छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बाकी इलाक में सभी लोग सुरक्षित हैं। जिस हमले को इजराइल छोटा हमला मान रहा है यह उसी का वीडियो है। इसमें धमाके की आवाज बता रही है कि कितना विध्वंसक हमला था। यह तस्वीर उसी इमारत की है जिसके एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सीधे तौर पर यह एक टारगेटेड अटैक था, जैसा हमला कुछ दिन पहले इजरायली पोर्ट सिटी हाइफा पर किया गया था। हूती ने दावा किया है कि इलात के नेवल बेस पर हमले में सार 6 क्लास के कॉर्बेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इलात शहर की दूरी यमन पोर्ट पर हूती ठिकाने से करीब 1800 किलोमीटर है, यानी हूती के पास करीब 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मौजूद है। यानी हूती को ईरान और रूस से विध्वंसक हथियारों की खेप पहुंच चुकी है। इसका सीधा मतलब है हूती अब लाल सागर के अलावा इजराइल पर भी बड़े हमले करता रहेगा। इसके अलावा हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरानी प्रेसिडेंट रईसी से मुलाकात के बाद हमास के हमले तेज हो गए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजरायली पोस्ट को तहस नहस कर दिया। लेकिन रूस की धमाकेदार एंट्री से नेटो देशों में कोहराम मच गया। रूस अभी तक सिर्फ हथियारों की खेप और रसद पहुंचा रहा था, लेकिन अब वह मोर्चे पर भी आ डटा है। रूस ने सीरियाई विद्रोहियों का साथ दिया है, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के द्वारा किए गए सैन्य ठिकानों पर हमले का बदला ले लिया और रूसी समर्थन से विद्रोहियों ने गोलन हाइट्स के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। रूस सैनिकों ने सीरियाई विद्रोहियों का साथ देकर कई इलाकों से इजरायली सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसमें मजदार शम्स से लेकर बुकाता तक कब्जा कर लिया है। ये इलाके सीरियाई बॉर्डर के पास पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्यूनित्रा से आगे मेरम गोलन की तरफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के लड़ाके बढ़े हैं और इससे आगे की तरफ बीर आजम और अल खुशनिया इलाके पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अल रफीद और हास्पिन में विद्रोहियों ने रूसी का झंडा भी बुलंद कर दिया है। इसी तरह लेबनान की तरफ लगती गोलन हाइट्स की सीमा के 2 इलाकों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कब्जा किया है, जिसमें शेबा फार्म्स और गजर तक लड़ाके जा पहुंचे हैं। यानी अब इजराइल के लिए युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है, क्योंकि रूस ने दावा कर दिया है कि गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है। रूस की सेना सीरिया में स्पेशल ऑपरेशन के लिए उतर चुकी है। इजराइल को अवैध कब्जे वाले इलाके से पीछे ढकेलने के लिए तैयार है। गोलन हाइट्स को लेकर इजराइल और सीरिया दावा करते रहे। इसी वजह से दोनों तरफ से बम गोले बरसते रहे। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था।
तब से लेकर अब तक सीरिया इसे कई बार वापस पाने की कोशिश करता रहा है। अब रूस के साथ मिलने से ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के लड़ाकों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। इस दौरान लेबनान की तरफ से कब्जे के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रूस से मिले थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमले किए, जिससे इजराइल बौखला गया है। इस बीच अमेरिका ने गाजा पर परमाणु हमले की धमकी दी है कि अगर ईरानी प्रॉक्सी के हमले नहीं रुके, अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी जैसा हमला कर सकता है। उधर ईरान ने हालात को समझते हुए हथियारों का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया है। उधर रूस भी हूती और हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि रूस की धमाकेदार एंट्री से मिडिल ईस्ट में बारूदी विध्वंस शुरू हो चुका है, जिसमें गोलन हाइट्स तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की प्रचंड बमबारी और बड़ी खबर यह कि यूक्रेनी इलाकों पर हैवी गाइडेड बॉम्ब से किया गया हमला। धमाके के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन पर हैवी गाइडेड बॉम्ब से हमला किया गया है और उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं आसमान में नजर आ रहा है। जोरदार विस्फोट था जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में जीत हासिल करने की हसरत नहीं रखते। पुतिन अब नाटो से बदला लेने और नाटो के विस्तार को विराम देने के लिए भी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। यूक्रेन में कुछ ही दिनों में F-16 फाइटर जेट पहुंचने वाले हैं और पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के अलावा अगर किसी और देश से इस विमानों का ऑपरेशन शुरू हुआ तो रूस देश पर हमला करेगा। हालांकि सीक्रेट रिपोर्ट से नाटो को यह जानकारी पहले ही मिल चुकी है कि रूस पूर्वी यूरोप को टारगेट करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हमला कब और कहां से होगा ये सब कुछ क्रेमलिन में फिक्स किया जा चुका है। यूक्रेन में पहले धमाके की आग के साथ ही दुनिया में आशंका और अफवाहें गरमाने लगी थी। अब 2 साल बाद उन्हीं आशंकाओं ने नेटो को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर कर दिया है। पुतिन की मिसाइलें, पुतिन की वायुसेना और रूस की नेवी तो युद्ध का दौर 2 साल से देख रही है। लेकिन अब पूर्वी यूरोप का भी जंग की ज्वाला में झुलसना तय माना जा रहा है। नेटो को अब पुतिन के प्लान का अंदाजा भी होने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्व यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नेटो को चुनौती देने का फैसला किया है। नेटो का सबसे ताकतवर देश युद्ध की रणनीति बना रहा है और पूर्वी यूरोप के देश अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल का कारण है रूस का नेटो के खिलाफ शुरू हुआ एक्शन। यानी रूस यूक्रेन की जंग उस दिशा की तरफ बढ़ चुकी है जिस दिशा में जाने का मतलब न सिर्फ विश्व युद्ध है बल्कि न्यूक्लियर विनाश भी है। और इसी विनाश की आशंका के कारण अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशनल लीडर्स ने दुनिया भर के मोर्चों को मजबूत करना जरूरी बताया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पुतिन के वॉर प्लान का रूट क्या होगा और नेटो रूस के मुकाबले की तैयारी में क्या कुछ कर रहा है। रोमानिया ब्लैक सी के तट से लगा देश है और इसलिए रूस रोमानिया में एयरबेस के निर्माण को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है।
नेटो का मकसद रोमानिया में बेस बनाकर पूर्वी यूरोप की सुरक्षा बढ़ाना है, तो वहीं रूस इसके बनने से पहले पूर्वी यूरोप को धमाकों से दहलाने की प्लानिंग में है। मौजूदा दौर में पूर्वी यूरोप पर हमले की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में F-16 फाइटर जेट की एंट्री है। रूस ने नेटो को F-16 नहीं देने की चेतावनी दी थी। रूस पर हमले के लिए किसी तीसरे देश के F-16 के इस्तेमाल को लेकर रूस ने धमकी दी है। रूस उन देशों पर हमला करेगा जहां से F-16 हमले के लिए उड़ान भरेगा। ये धमकी पोलैंड के लिए मानी जा रही है। यूक्रेन में आए F-16 अगर मेंटेनेंस के लिए सुरक्षा के लिहाज से किसी और देश से टेक ऑफ करके युद्ध में हिस्सा लेंगे तो रूस ने उस देश पर हमले की धमकी दी है। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो के देशों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नया समझौता हुआ है। दोनों देशों की वायुसेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। वर्ल्ड वॉर में दोनों ने एक दूसरे की मदद के लिए तालमेल बनाया। ब्रिटेन की सेना लगातार खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि ब्रिटेन को रूस का पहला टारगेट माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के गाजा और इजराइल के मुद्दे में उलझने के बाद नेटो के बाकी देशों ने आपस में मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस यूक्रेन को 100 बख्तरबंद वाहन देगा। फ्रांस यूक्रेन को एस्टर 30 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने जा रहा है। फ्रांस से यूक्रेन को SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। फ्रांस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। इसके तहत जितने भी हथियार सेना से वापस लिए जाएंगे, उन तमाम हथियारों को यूक्रेन शिफ्ट करने का प्लान है। यूक्रेन युद्ध से पहले भले ही पुतिन नेटो के सामने अकेले नजर आ रहे थे, लेकिन अब रूस को कई ताकतवर देशों का साथ मिल चुका है। एक रिपोर्ट में दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के पीछे भी रूस का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के जासूसी सैटेलाइट रूस में बने हुए हैं। रूस ने नेटो देशों की जासूसी के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करवाया था। नॉर्थ कोरिया से कई और रूसी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। रूस को यूक्रेन में ही उलझाए रखने के लिए भी फ्रांस लगातार प्लानिंग कर रहा है। फ्रांस अब यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने जा रहा है, जिसमें कई मिसाइलें और आर्मर्ड व्हीकल्स होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटो को मात देने के लिए रूस ने अपने खुफिया तंत्र का भी विस्तार किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से लेकर कई बड़े देशों में रूस के जासूस एक्टिव हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने स्पेन में एक खुफिया ऑपरेशन चलाया है। रूसी सेना से बगावत करने वाले पायलट की हत्या कर दी गई। पायलट ने यूक्रेन से डील करके रूसी हेलीकॉप्टर छोड़ दिया था। रूस से भागने के बाद पायलट स्पेन में रह रहा था। फिलहाल बाल्टिक क्षेत्र में नेटो अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चुनौती कैलिनिनग्राद है। रूस ने कैलिनिनग्राद में नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय बनाया हुआ है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूस की सेना कैलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और अब इसी कड़ी में पुतिन ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर कंट्रोल की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए रूसी ब्रिगेड जबरदस्त तरीके से ओडिशा के कोने कोने को दहला रही है।
3000 किलो वजनी विनाशक बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रीमिया के बाद ओडेसा रूसी साम्राज्य का नया हिस्सा होगा? क्या पुतिन के ओडेसा फतह के साथ ही यूक्रेन का नक्शा फिर बदल जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहरा मचाया। मगर बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मसलन पोर्ट सिटी ओडेसा पर आसमान और समंदर से हमला हुआ। हमले के लिए रूस ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडेसा पर फैब 3000 बम से अटैक हुआ। रूसी डिफेंस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की। अवदीपका ज़ेपोरिज़िया समेत दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को तहस नहस करने के बाद रूसी ब्रिगेड लगातार आगे बढ़ रही है। आशंका जताई जा रही थी कि अब पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, क्योंकि कीव पर लगातार रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से प्रहार जारी था। मगर पुतिन ब्रिगेड ने अचानक ही टारगेट बदला और कीव की जगह ओडेसा को बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। और जानते हैं इस बार रूसी डिफेंस ने ओडेसा में जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो फैब 3000 था, जो कि एक स्पेशल ग्लाइडेड बम है। यकीन मानिए फैब 3000 के ताबड़तोड़ प्रहार से ओडेसा का कोना कोना कांप उठा। ओडेसा में जहां तक नजर जा रही थी वहां भीषण तबाही, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दे रहा था। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि रूस का फैब 3000 यूक्रेन के लिए काल कैसे बना। आखिर क्यों पुतिन ने इस विनाशक का इस्तेमाल ओडेसा को दहलाने के लिए किया? तो आपको बता दें कि फैब 3000 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। इस विनाशक का कुल वजन 2983 किलो होता है। यह ग्लाइड बम 1400 किलो विस्फोटकों से लैस होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसके एक प्रहार से 42 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। फैब 3000 फ्लाइंग बम को सोवियत दौर में बनाया गया था और जानते हैं फैब 3000 जैसे विनाशक को बनाने का मकसद क्या था? दुश्मन के मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड शेल्टर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को तबाह करना, क्योंकि फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो टारगेट को पूरी तरह से जमींदोज कर देता है। आपको बता दें कि जिस फैब 3000 बम का इस्तेमाल रूस ने ओडेसा रीजन में किया वो फैब 1500 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी खेप बीते कुछ दिनों में कई गुना बढ़ाई गई। जानते हैं क्यों? दरअसल पिछले हफ्ते रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां फैब 3000 ग्लाइडेड बम का प्रोडक्शन भी चल रहा था। उस दौरान रूसी रक्षा मंत्री ने फैब 3000 बम का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। बस फिर क्या, धड़ल्ले से रूस की हथियार फैक्ट्री में फैब 3000 का प्रोडक्शन बढ़ाया गया।
भारी तादाद में इस विनाशक बम की खेप तैयार की गई और एक हफ्ते के भीतर ही रूस ने इसी विध्वंसक बम का इस्तेमाल ओडेसा को दहलाने के लिए कर दिया। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अवदीपका ज़पोरिज़िया के बाद रूसी सेना किसी भी वक्त ओडेसा पर कब्जा कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया। जिस तरह पुतिन ओडेसा को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह ओडेसा पर सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया जा रहा है, उसे देखकर हर कोई सन्न है। ओडेसा पर रूसी बमबारी के बाद अमेरिका से सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसे दुनिया के बड़े कारोबारी स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क ने दिया है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन के 2 इलाके ओडेसा और खार्किव जल्द ही यूक्रेन से छिन जाएंगे। रूस जमीन पर कब्जा करता हुआ इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका हार जाएगा और निप्रो नदी तक रूस का कंट्रोल हो जाएगा। दरअसल इलॉन मस्क का दावा है कि ब्लैक सी से सटे सारे इलाके पर रूस कब्जा करना चाहता है, ताकि ब्लैक सी के जरिए यूरोपीय देशों पर दबदबा बनाया जा सके। अब ये देखना होगा कि क्या पुतिन अपने मकसद में कामयाब होते हैं, क्या 2024 में ओडेसा पर कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है, गाजा के अल शिफा अस्पताल पर भीषण हमला। आईडीएफ के हमले में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। इजरायली सेना ने टैंक और मिसाइलों से अटैक किया है। दक्षिण कोरिया की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी है। टैंक, आर्टिलरी और लड़ाकू विमानों से की गई है वॉर ड्रिल। युद्धाभ्यास में यूएस के फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया है। युद्धाभ्यास के जरिए साउथ कोरिया का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। काला सागर में रूस इकलौता देश था जिसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन यूक्रेन ने बिना नौसेना के रूस की शक्ति को बहुत ही बड़ी चुनौती दे दी। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने नए तरीकों से हमले करके रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब रूस ने अपने ब्लैक सी फ्लीट को बचाने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे यूक्रेन के हमलों को नेवल बेस तक पहुंचने से पहले ही नाकाम किया जा सके। रूस ऐसे अवरोध तैयार कर रहा है जिससे यूक्रेन के बारूदी ड्रोन को तहस नहस कर दिया जाए। देखिए क्या है रूस का ब्लैक सी अवरोध प्लान। रूसी सेना के बड़े बड़े युद्धपोत एक छोटे से विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और उसके बाद नोवरोसिस्क और सेवेस्तोपोल के बेस पर कुछ ऐसे खड़े रहते हैं। ये रूसी सेना के क्षतिग्रस्त युद्धपोत हैं जो सेवेस्तोपोल के बेस पर खड़े हैं। यूक्रेन की सैटेलाइट सर्विसेज ने इन क्षतिग्रस्त यूरी इवानोव और रोपुचा लैंडिंग शिप की तस्वीरें जारी की हैं। काला सागर की इकलौती नौसेना शक्ति रूस के बेड़े का 33% हिस्सा यूक्रेन के बारूद की भेंट चढ़ चुका है।
कभी मिसाइल हमले, कभी सी बेबी ड्रोन से हमले करके यूक्रेन ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और रूसी सेना चाहकर भी यूक्रेन के हमले नहीं रोक पाई। 2024 में यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 6 जहाज ध्वस्त किए हैं। 24 मार्च को ही यूक्रेन ने रूस के 3 जहाज एक ही दिन में नष्ट किए हैं। यूक्रेन के पहले हमले में 2 लैंडिंग शिप नष्ट हो गए। तीसरे हमले में यूरी इवानोव क्लास का जहाज नष्ट हुआ। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले मागुरा V5 क्लास पर सी बेबी ड्रोन से किए हैं। अब इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रूस ने एक साधारण लेकिन कारगर प्लान तैयार किया है। रूस ने अब सेवास्तोपोल और नोवरोसिस्क पोर्ट की इस तरह से घेरेबंदी कर दी है। इस पोर्ट के चारों तरफ पॉन्टून शिप लगा दिए गए हैं। ये पॉन्टून पानी की सतह के 21 फीट ऊपर और 7 फीट नीचे रहते हैं। रूसी सेना ने नोवरोसिस्क और सेवास्तोपोल बेस पर इनसे 4 दीवारी तैयार की है। इस 4 दीवारी के अंदर ही रूस के युद्धपोत तैनात रहेंगे। अगर यूक्रेन का मागुरा ड्रोन हमला करने आता है तो पॉन्टून से टकरा कर फट जाएगा। इस तरह यूक्रेन के ड्रोन रूसी युद्धपोत पर हमला नहीं कर पाएंगे। रूस ने इतना ही नहीं किया बल्कि पोर्ट के बाहर लंबी दूरी तक बारूदी सुरंगें भी बिछाई हैं। नेवल बेस के 3 तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। बेस से 2 किलोमीटर की दूरी तक समुद्री माइंस तैनात हैं। अगर यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हमला करने आते हैं तो विस्फोट से खत्म हो जाएंगे। ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन के हमले सबसे बड़ा खतरा है और अब तक रूस को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी फोर्स कुछ ही दिन में क्रीमिया पर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का प्लान है कि ब्लैक सी फ्लीट पर नए सिरे से हमले शुरू किए जाएं। रूस ने इन हमलों को नाकाम करने के लिए घेराबंदी की है और इन सुरक्षा बंदोबस्त के साथ साथ रूस ने जहाजों को बचाने के लिए उन पर नए तरह के कवच भी लगाए हैं। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों और सबमरीन पर आर्मर लगाया है। इस आर्मर को कोप केज नाम दिया गया है। ये टैंक पर लगाए गए आर्मर जैसा है। अगर समुद्री ड्रोन हमला होता है तो ये आर्मर इससे सबमरीन या जहाज को बचा लेगा। रूस के जहाज और सबमरीन आर्मर के साथ सेवास्तोपोल पहुंच चुके हैं। सेवास्तोपोल के साथ साथ नोवरोसिस्क की भी पॉन्टून बराज से घेराबंदी कर दी गई है। क्रीमिया पर हमले हुए तो जंग में घात प्रतिघात विनाशक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ ने दावा किया है कि रूसी प्रेसिडेंट की हालत काफी नाजुक है। वो ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। क्या वाकई में पुतिन बीमार है या फिर पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों का बाजार गर्म है? देखिए ये रिपोर्ट। क्या पुतिन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति की मौजूदा हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है? क्या क्रेमलिन में डॉक्टर्स की टीम पुतिन की 24/7 निगरानी कर रही है? क्या पुतिन कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो चुके हैं? 72 साल के पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने। जल्द ही पुतिन फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेने वाले थे, मगर इसी बीच पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पुतिन की बीमारी से जुड़े कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इस मसले पर सबसे ताजा बयान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ ने दिया है। तो ये
कि पूर्वी यूरोप में आज भी मेरे कई मित्र और जानने वाले हैं जिनका मानना है कि पुतिन के स्वास्थ्य के साथ कुछ गंभीर समस्या शुरू हो चुकी है, जो शायद ब्रेन ट्यूमर या फिर पार्किंसन से जुड़ी हो सकती है और अब वही अलग अलग रूपों में नजर आ रही है। MI6 के पूर्व चीफ रिचर्ड के दावे को सच माने तो मौजूदा वक्त में पुतिन ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, लिहाजा पुतिन को 24/7 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। दरअसल ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है जिसकी शुरुआत तो सिर दर्द से होती है, मगर धीरे धीरे ये पूरे ब्रेन को अपनी चपेट में ले लेता है। कई दफा इसके चलते कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। खैर, रूस की तरफ से पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी दावा नहीं किया गया है, ना ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रसित बताया गया है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि पुतिन की बीमारी को लेकर पश्चिम के देश अफवाह भी फैला सकते हैं ताकि रूसी सेना और आवाम का मनोबल कमजोर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, अमेरिका के उस खेल का खुलासा हो गया है जो वो हर युद्ध में खेलता है। गाजा युद्ध में एक तरफ अमेरिका शांति की राख को अलाप रहा है तो दूसरी ओर जंग की आग भी वही भड़का रहा है। सवाल ये है कि आखिर कैसे। इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन गाजा में भीषण तरीके से जारी है। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। एक तरफ आईडीएफ के लड़ाकू विमान आसमान से गोला बारूद बरसा रहे हैं, हमास के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के अड्डों पर आईडीएफ के लड़ाके कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू की सेना गाजा को दहला रही है, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही है, लड़ाकू विमानों के जरिए एयर स्ट्राइक कर रही है, गाइडेड बमों और घातक मिसाइल से प्रहार कर रही है, उसे देखकर हर कोई सन्न है, क्योंकि नेतन्याहू के प्रतिशोध ने गाजा को शमशान में तब्दील कर दिया है। भीषण तरीके से नरसंहार किया जा रहा है। जानते हैं, गाजा में मचे बारूदी बवंडर के पीछे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका गाजा में युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है। आपको बता दें, चंद रोज पहले अमेरिका ने अड़ंगा नहीं डाला तो गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हो गया। इसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो गाजा में सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन सच अब सामने आया है। अमेरिका ने जिस दिन गाजा में 46,000 फूड पैकेट्स गिराए, उसी दिन इजराइल को 2300 बम देने की मंजूरी दे दी। एक तरफ अमेरिका गाजा के लोगों को मदद का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को विनाश के लिए बम और बारूद की सप्लाई कर रहा है। यही है अमेरिका का डबल गेम, जिसका कई देश विरोध कर रहे हैं। इस अमेरिकी छल नीति की आलोचना हो रही है। अमेरिका के इसी खेल, इसी शय का परिणाम है कि गाजा में संघार का सिलसिला तेज रफ्तार से जारी है। आईडीएफ गाजा में न सिर्फ भीषण बमबारी कर रहा है बल्कि लोगों के घरों को आग के हवाले भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।